हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे जॉन मिल्टन का ऐसे बुक्स। तो पहले हम थोड़ा सा जॉन मिल्टन के बारे में जान लेते हैं। देखो, जॉन मिल्टन का बर्थ हुआ था दिसंबर 9 1608 में लंदन में। ठीक है, अपने पापा के घर पे हुए थे और जॉन मिल्टन एल्डर थे, स्क्रिवेनर एंड कंपोजर ऑफ म्यूजिक। ठीक है, ये सारे प्रोफेशन उनके थे। फिर ही वॉज एजुकेटेड, उनको एजुकेशन कहाँ मिली? सेंट पाउल स्कूल में और फिर क्रिस कॉलेज में, कैम्ब्रिज में जो है। फिर 1635 में मिल्टन ना अपने पापा के घर पे वापस आ गए, हॉटन इन बकिंघमशायर, जहाँ पर उनका कंट्री हाउस था। ठीक है, वेयर ही परस्यूड हिज स्टडी, जहाँ पर उन्होंने अपनी स्टडी परस्यू की। किस किस लैंग्वेजेस में? देख लो, ग्रीक, इटालियन और लैटिन। ठीक है, इन्होंने और भी लैंग्वेज जो जानते थे ये ना, वो थी हेब्रू, फ्रेंच और स्पेनिश। और इनको कंसिडर किया जाता था कि ये सबसे लर्नड है सारे इंग्लिश पोएट्स में। 1638 में मिल्टन ने एक ग्रैंड टूर किया यूरोप का। ठीक है, इन्होंने बहुत वाइड ट्रैवल किया, बहुत दूर दूर तक फ्रांस और इटली को हर चीज ऑब्जर्व करते थे। क्यों ट्रैवल किया? क्योंकि भाई जितना ज्यादा तुम घूमोगे, टहलोगे, जानोगे जगह जगह के बारे में, उनके कल्चर के बारे में जाना है ना, तो उससे ज्यादा नॉलेज मिलेगी। फिर उन्होंने बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप, कॉन्टैक्ट्स, स्कॉलर्स के साथ, साइंटिस्ट के साथ जोड़ने की कोशिश की। ठीक है, फिर वो इंग्लैंड वापस आ गए 1639 में और उन्होंने फिर प्रोज लिखना शुरू किया। बहुत सारे प्रोज उन्होंने लिखे, बहुत सारे इश्यूज पे लिखे, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे मेनली लिखते थे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे और अपोज करते थे रूल ऑफ मोनार्की। इनके टाइम पे क्या चल रहा था ना, ये मोनार्की में और पार्लियामेंट कौन राज्य करेगा, इस बात में कन्फ्लिक्ट चल रहा था। ओके, तो ये एक स्टॉन पर्यटन थे और ये इनके जो भी बिलीव्स थे ना, वो हमको इनकी राइटिंग में देखने को मिल जाते थे। वो इनकी राइटिंग में वो लिखते थे रिलीजियस, सिविल एंड डोमेस्टिक लिबर्टीज के बारे में सब कुछ एडवोकेट करते थे, प्रचारित करते थे। इनकी जो सीरीज ऑफ पैम्पलेट्स भी थी, इन्होंने बहुत सारे पैम्पलेट्स भी लिखे लीगैलिटी पे और मोरालिटी ऑफ डिवोर्स। ठीक है, फिर इन्होंने एरियोपैगैटिका लिखा, जो कि एक अटैक था सेंसरशिप ऑफ प्रेस। तब क्या कर दिया गया था, इन लोगों को लाइसेंस कर दिया गया था कि आपको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, कुछ भी पब्लिश करना है आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से, है ना। तो आप तो फ्रीडम छीन रहे हो एक तरह से गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो फिर कोई कुछ बोल ही नहीं पाएगा। फिर क्या हुआ, 1654 में मिल्टन जो है वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्लाइंड होने के बाद ये आदमी ने लिखना बंद कर दिया, नहीं, ये डिक्टेट करता था और इसके हेल्पर्स जो थे ना वो लिखते थे। ठीक है, इसका जो फेमस सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, की माना जाता है कि इसी टाइम पे लिखा गया है। फिर इनकी डेथ हो गई किडनी फेलियर से 8 नवंबर 1674 में। ठीक है, फिर मिल्टन के जो अर्लियर वर्क्स हैं, वो पोएम लिसाइडस, एल एलिग्रो, एल पेंसिरोसो, बट इनका मोस्ट फेमस एपिक पोएम जो था वो था पैराडाइज लॉस्ट, जो कि कंपोज किया गया 1658 से 1664 में। ठीक है, और इसके बाद आया पैराडाइज रिगेन्ड और फिर इनकी ट्रेजेडी सैमसन एगोनिस्टीज 1671 में। ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना बुक्स, ये कहाँ का एक्सट्रैक्ट है आप लोग को पता है? एरियोपैगैटिका का। ये एक स्पीच थी मिस्टर जॉन मिल्टन की, जो इन्होंने लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड के लिए लिखी थी, है ना। वही कि ये चाहते थे कि अनलाइसेंसिंग किया जाए प्रिंटिंग पर। भाई आप इंसान की फ्रीडम छीन रहे हो, क्योंकि जब आप उसको लाइसेंस करने को दोगे तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो कुछ भी जाएगा, उसके अगेंस्ट कुछ भी जाएगा तो वो पब्लिश थोड़ी होने देंगे। तो यही सब था, इसलिए उन्होंने इसके लिए ये लिखा था। It was printed in 1644। ठीक है, it is of great defense of liberty of press। ठीक है, वही चीज है कि लिबर्टी ऑफ प्रेस के लिए बहुत डिफेंस किया था इन्होंने। ठीक है, फिर एक आर्ग्यूमेंट है ये एक तरह का फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्सप्रेशन के लिए और अगेंस्ट द सेंसरशिप, एंड मच ऑफ इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ, और इन्होंने ना इसका बहुत अच्छा ये एक फॉर्म बनाता है किसका, एक मॉडर्न व्यू पॉइंट उन्होंने दिया कंट्रोल ऑफ प्रेस पर। ठीक है, इट हैज एन इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ फर्वर, और जो ये टेक्स्ट है ना, ये आपको विजडम, लॉजिक और यूनिवर्सल एप्लीकेशन सब कुछ देखने को मिलेगा इनके आर्ग्यूमेंट में। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम अपने एस्से पे।
ओके तो अब बढ़ते हैं ऐसे की तरफ. बुक्स आई डिनाई नॉट बट दैट इज ऑफ ग्रेटेस्ट कंसर्नमेंट इन द चर्च एंड कॉमनवेल्थ टू हैव अ विजिलेंट आई हाउ बुक्स डिमीन देमसेल्व्स एज वेल एज मैन. मैं मना नहीं करता कि कैसे एक बहुत ग्रेट कंसर्न की बात है चर्च के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी, कॉमनवेल्थ के लिए भी, कि कैसे उनको वॉचफुल आई रखनी चाहिए बुक्स के ऊपर जो अपने आप को गिरा रही हैं, डिमीन कर रही हैं, मतलब गिरा रही हैं, और इंसान को भी. कैसे? क्योंकि कुछ बुक्स में ना बहुत गंदी गंदी चीजें होती हैं, वो पब्लिश करते हैं, वो उसकी वजह से वो अपनी तो नॉलेज गिरा ही रहे हैं, दिखाकर, ऐसा प्रदर्शन कर कर ऐसी बुक्स का. और मेन जो होता है वो भी उसको पढ़कर बिगड़ जाता है. देयरफॉर उसको कन्फाइन करना और इम्प्रिजन करना ऐसे इंसान को जो ऐसी बुक लिखता है बहुत शार्प इज जस्टेड ऑन देम एज मैलफैक्टर्स. मैलफैक्टर्स क्या होता है? ऐसा पर्सन जो इलीगल काम करता है या इमोरल थिंग्स होते हैं मैलफैक्टर्स. तो ऐसी चीजों को इम्प्रेजन कर देना चाहिए, बहुत ज्यादा क्रूर से क्रूर सजा देनी चाहिए. बुक्स आर नॉट एब्सोल्युटली डेड थिंग्स फॉर, क्योंकि जो बुक्स है ना वो कोई निर्जीव चीज नहीं है पूरी तरीके से. वो कंटेन करती हैं पोटेंसी ऑफ लाइफ, अपने आप में ना लाइफ है वो लाइफ कंटेन करती हैं. कैसे? क्योंकि इन देम टू बी एज एक्टिव एज दैट सोल वाज हुज प्रोजेनी दे आर. एकदम उसी तरह एक्टिव हैं जैसे कि वो प्रोजेनी क्या होता है? बच्चा. ठीक है, जो उसको प्रोड्यूस किया है वो कौन है बताओ? इंसान है, वो ऑथर है. तो वही ऑथर की आत्मा जितनी एक्टिव है ये बुक्स भी, क्योंकि ये उनकी प्रोजेनी है. दे डू प्रिजर्व एज इन अ वे द प्योरेस्ट एफिकेसी एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ दैट लिविंग इंटेलेक्ट दैट ब्रेड देम. ठीक है, ये जो है ये नहीं प्रिजर्व, ये इतना ही नहीं है सिर्फ बुक कि ये बहुत एक्टिव है, निर्जीव नहीं, इतना ही नहीं, इनको ना प्रिजर्व कर कर रखना चाहिए. जैसे कि एक बॉटल में आप बहुत प्योरेस्ट, बहुत प्योर एफिकेसी रखते हो, बहुत जो शक्तिशाली चीजें होती हैं, कुछ आपने स्टोरीज में सुना होगा ना कि उनको बॉटल में बंद करके रखा है, खोल दिया तो बहुत शक्ति बाहर आ जाएगी, ये वो. तो उसी तरह बुक्स को बहुत प्रिजर्व करके अच्छे से रखना चाहिए. और ये क्योंकि एक्सट्रैक्शन है, उसके एक निचोड़ है किसका? उसका जो एक लिविंग इंटेलेक्ट है और उसने उसको निकाला है. ठीक है, आई नो दे आर एज लिवली एंड एज vigorously productive as those fabulous dragon teeth. ये ना मैं जानता हूँ कि ये उतने ही लिवली हैं और उतने ही ज्यादा विग्रस हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ प्रोडक्टिव हैं, जैसे कि फैबुलस ड्रैगन टीथ था. फैबुलस मतलब, फैबुलस आप फेबल जानते हो कि स्टोरी होती है. तो फैबुलस जो हो गया वो हो गया कि एक पौराणिक कथा. जैसे है ड्रैगन का टीथ जो ना क्या किया गया था कि जो एक इंसान था, ये माइथोलॉजी मानी जाती है कि ट्रॉय को बनाने के लिए एक ड्रैगन को किल किया गया था. ठीक है, तो उसका जो टीथ है वो हमने उसको गाड़ दिया गया था. ठीक है, उसको सो किया गया था और उसके बाद जो फसलें निकली थी ना उससे आर्म्ड फोर्सेस निकल आई थी. तो वैसे ही ये बहुत कुछ प्रोड्यूस कर सकता है. सोचो इतना, बुक्स जो हैं ये इतनी लेवली हैं और इतनी विग्रियस हैं, क्या क्या प्रोड्यूस कर सकती हैं भाई. आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड मैन बना सकती हैं. क्योंकि आप देखते होगे कैसे बना सकती हैं, आप सोचे होगे ना, तुम लोग देखते होगे बहुत सारी ऐसी बुक्स में ना कुछ रहता है कि उसके बाद ना बहुत लगता है कि हाँ भाई अब ये कर लेंगे, ये कर लेंगे. तो वही है कि ऐसा ही है, बुक्स में आप पढ़ोगे तो ऐसा हो जाता है. और कई बार ये अच्छा भी होता है, कई बार ये बुरा भी हो जाता है. क्यों? क्योंकि फिर लोग एक दूसरे के प्रति कुछ में ना भड़का देते हैं कुछ बुक्स में. तो आप एक रिलीजन दूसरी रिलीजन के प्रति भड़का रहा है या कुछ है ना, तो उसके वजह से लड़ाइयां छिड़ जाती हैं. एंड ये पूरा बीइंग सोन अप एंड डाउन मे चांस टू स्प्रिंग अप आर्म्ड मैन, ये वही चीज है. ठीक है, अगर उसको आप सो कर दोगे ना तो वो क्या करेगा, हो सकता है कि वो ऐसे बना दे आर्म्ड मैन. एंड येट ऑन द अदर हैंड अनलेस वेयरनेस बी used as good almost kill a man as kill a good book. awareness आपको बहुत ध्यान रखना होगा, है ना. अगर क्योंकि आप ध्यान नहीं रखेंगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक पहले इन्होंने ये चीज आपको बता दी कि अगर ऐसा ऐसा भी होता है कि बुक्स जो हैं वो आर्म्ड मैन भी प्रोड्यूस करने की ताकत रखती हैं. ठीक है, इतनी ज्यादा एनर्जी होती है उनके पास, है ना. तो वो ऑलमोस्ट, अगर फिर उसके बाद ये बता रहा है, लेकिन अगर आप ना किसी बुक को किसी इंसान को आप मार देते हो, आपको बहुत ध्यान रखना होगा. क्योंकि
and yet on the other hand unless awareness be used. अब और ध्यान नहीं रखोगे तो जो आप है ना गुड ऑलमोस्ट किल अ मैन, ठीक है, आप एक अच्छे मैन को मार दोगे तो आप एक अच्छी बुक को मार दोगे, ठीक है. Who kills a man kills a reasonable creature. आप अगर एक अच्छे मैन को किल कर रहे हो तो आप रीजनेबल क्रिएचर को किल कर रहे हो. ऐसा कहा जाता ना कि जिसके पास बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है उसी के पास अच्छी नॉलेज है वो अच्छा अच्छा लिखेगा, तो आप एक रीजनेबल क्रिएचर को मार दे रहे हो. गॉड्स इमेज है जो भगवान की खुद की इमेज है, इंसान ही ऐसा वो होता है जो ना भगवान की खुद की इमेज होता है, बाकी सब देखो कोई इतना भगवान से मिलता जुलता नहीं होता है धरती पे. बट ही हु डिस्ट्रॉयज अ गुड बुक, लेकिन वो जो एक गुड बुक को मारता है वो तो रीजन को ही मार देता है, ठीक है. अगर इंसान को मार रहे हो तो रीजनेबल क्रिएचर को मार रहे हो, लेकिन अगर बुक को मार रहे हो तो रीजन को ही खत्म कर दे रहे हो तुम. किल्स द इमेज ऑफ गॉड एज इट वर. जैसा कि भगवान, आपने भगवान को मारा, भगवान की इमेज को मारा अगर इंसान को मारा, लेकिन अगर बुक को मारा ना तो फिर जैसा कि भगवान की आंखों में वो इमेज थी आपने उसको ही मार डाला. Many a man lifts a burden to the earth. बहुत सारे ऐसे मैन होते हैं ना जो धरती पे बोझ है, कहते नहीं है, बट लेकिन एक गुड बुक जो है वो प्रेशियस लाइफ ब्लड है एक मास्टर स्पिरिट की. वो एक लाइफ ब्लड को बोला जा रहा है, बताओ बुक को कहा जा रहा है कि लाइफ ब्लड है एक मास्टर स्पिरिट, अच्छे स्पिरिट की, है ना, अच्छे इंसान की. Embambled and treasure up on purpose to a life beyond life. Embambled उसको ना पूरा अच्छी तरह से ढंग से रखा जाता है, ठीक है, एकदम किसकी तरह उसको एकदम लपेटा जाता है, किसकी तरह उसको इतना ध्यान से आप लोग रखोगे. ट्रेजर्ड, आप ट्रेजर का मतलब समझते हो तुम लोग, खजाना, उसकी तरह. क्योंकि भाई ऐसा क्यों करना है, क्योंकि ये ना लाइफ बियॉन्ड लाइफ है. इंसान तो मर जाएगा लेकिन उसके बाद भी जो बुक है ना वो नहीं मरने वाली. उसके बाद भी मान लो ये देखिए बुक्स जो है, जॉन मिल्टन तो मर गए लेकिन हम आज भी उनकी बुक्स पढ़ रहे हैं ना, तो फिर वही है. This true no age can restore a life whereof perhaps there is no great loss. ये सच है कि कोई भी आज तक ऐसा युग नहीं है जिसमें कि जो है लाइफ, इंसान एक बार मर गया तो दोबारा आएगा, लेकिन वो कहते हैं perhaps there is no great loss, बहुत बड़ा कोई लॉस भी नहीं है, है ना, ठीक है, इंसान मरते रहते हैं. And revolutions of ages do not oft recover the loss of a rejected truth. लेकिन जो कितनी भी रेवोल्यूशन आप ले आइए, कितनी भी आप जो है ना क्रांतियां ले आइए, है ना, लेकिन आप उसकी रिकवरी नहीं कर सकते जो एक रिजेक्टेड ट्रुथ है, ठीक है. यहाँ जो ऑफ्ट है उसका मतलब है अक्सर, ऑफ्टन, है ना, तो नहीं हो पाता है अक्सर, आप उसका लॉस जो है वो वापस नहीं ला सकते. इसका सिंपल मीनिंग ये है कि भाई कभी कभी ना ये जो ट्रूथ बोलता है इंसान बुक्स में, तुम उसको क्या कर देते हो, तुम उसको नहीं होने देते हो. जैसे यहाँ पर अब लाइसेंसिंग करवाने लगे पब्लिशर्स की बुक्स की, तो फिर क्या होगा, जो रियल ट्रूथ होगा वो लोगों के सामने नहीं आ पाएगा. और चाहे कितने जमाने बीत जाएं, कितनी क्रांतियां आ जाएं, कितना कुछ बदलाव आ जाए, लेकिन तुम वो चीजें वापस नहीं ला सकते. बहुत से ऐसे साइंटिस्ट थे जो चीजें बताते थे और लोग नहीं मानते थे, जैसे गैलीलियो का एग्जांपल ले लीजिए, है ना, उन्होंने बताया था, तो वो ऐसे बहुत सारी चीजें वो लोग बता देते थे साइंटिफिक फैक्ट्स, लेकिन लोग नहीं मानते थे. और उसकी वजह से क्या होता था, फॉर द वांट ऑफ विच, जिसकी कमी जो है पूरे नेशन को फेयर द वर्ड्स, पूरे नेशन को हमेशा जो है झेलनी पड़ती है. किसकी कमी, यही जो आपने उस रीजन को मार दिया, एक इंसान के रीजन को मारने की वजह से सोचो इतना ज्यादा हो जाता है. तो आपको ऐसा ट्रुथ जो है वो रिजेक्ट नहीं करना चाहिए. वी शुड बी वेरी देयरफॉर, हमको चिंता करनी चाहिए, है ना, कि व्हाट परसिक्यूशन वी रेज अगेंस्ट द लिविंग लेबर्स ऑफ पब्लिक मैन. जो एक पब्लिक मैन कितना हम टॉर्चर कर रहे हैं, परसिक्यूशन कर रहे हैं, कितना पनिशमेंट कितनी कठोर दे रहे हैं एक इंसान के लेबर को, उसने कितनी मेहनत से चीज लिखी होगी, कैसे हम स्पिल कर दे रहे हैं द सीजन लाइफ ऑफ अ मैन प्रिजर्व्ड एंड स्टोर्ड अप इन बुक्स. जो उसने अपनी जिंदगी के बहुत सारे दौर देखे, सीजन लाइफ देखा, उसने उसको प्रिजर्व कर रखा, स्टोर करके रखा बुक्स में, और कैसे हम उसको छितरा दे रहे हैं, ठीक है. जब
हम उसे पब्लिश नहीं होने दे रहे हैं, लोगों तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं, नॉलेज नहीं बांटने दे रहे हैं. सिंस वी सी अ काइंड ऑफ होमिसाइड मे बी दस कमिटेड. इसी तरह अगर ऐसा हुआ ना, ऐसा होता है तो होमिसाइड कमिट हो जाता है. अब होमिसाइड का मतलब होता है जब एक इंसान दूसरे को मार दे. समटाइम्स अ मैट जो क्या कहते हैं मैट्रेडम, आप लोग उनको कहते हो जो शहीद हो जाते हैं जो लोग, ठीक है, तो आप उनको शहीद कर दे रहे हो इस तरीके से. लेकिन अगर ये एक्सटेंड किया होल इम्प्रेशन और किसी तक भी ये चीजें नहीं पहुंची, तो आप एक तरह का मजाक मतलब कर दोगे कि बहुत सारे लोगों को झुंड में मार डालोगे. ठीक है, अगर आप ऐसा कर रहे हो कि बहुत लोगों की ऐसे पब्लिश नहीं होने दे रहे हो, उनका जो ज्ञान है वो लोगों तक पहुंचने नहीं दे रहे हो. वेयर ऑफ द एग्जीक्यूशन एंड्स नॉट इन द स्लेइंग ऑफ एन एलिमेंटल लाइफ but strikes at the eternal and fifth essence, the breath of reason itself slays an immortality rather than a life. ठीक है, तो अगर तुम जो है एग्जीक्यूशन अगर ये एंड करता है, अगर तुम मारते हो, किल करते हो एक एलिमेंटल लाइफ को, ठीक है, तो एलिमेंटल लाइफ तुमको लग रहा है, एलिमेंटल लाइफ क्या होता है? हमारी लाइफ, हम किससे बने हैं? 5 तत्वों से बने हैं. ठीक है, जैसे उसमें ये सब हो गया ना तुम्हारा, धरा, भू, मिट्टी, ये सब चीजें तो हैं, ये सब हैं. लेकिन आप इनको, आपको लग रहा है कि आप सिर्फ इनको मार रहे हो, लेकिन आप जो है स्ट्राइक कर रहे हो, अटैक कर रहे हो एट द एथेरियल एंड फिफ्थ एसेंस. ये है कि है पांचवा एसेंस क्या होता है? इंसान के पास ही एक ऐसा वो होता है, मनुष्य ही ऐसा वो है जो जिसके पास बुद्धिमत्ता होती है, ठीक है, रीजन है उसके पास. ठीक है, तो आप उसी को मारे डाल रहे हो. आप सिर्फ उन 4 तत्वों को नहीं, इस 5वें तत्व को भी मार रहे हो. ठीक है, आप स्ले कर रहे हो एन इमॉर्टलिटी रादर देन अ लाइफ. एक ऐसी चीज, इमॉर्टलिटी, हमारी जो आत्मा होती है वो इमोरल होती है. उसने अपनी आत्मा से निकाल कर कुछ लिखा होगा जिसको आपने पब्लिश नहीं होने दिया. तो इस वजह से आप सिर्फ और सिर्फ एलिमेंटल लाइफ को नहीं मार रहे हो, आप क्या कहते हैं, किसको मार ले रहे हो? पूरी ऐसी चीज जो इमॉर्टल थी उसको भी मार डाल रहे हो. आई होप आपको ये क्लियर हो गया. दैट इज द एंड. आपको समझ में आएगा. ये देखो यहाँ पर जो है ना, हर एक चीज की मीनिंग लिखी हुई है. तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स की, जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग लिखी है, तो जस्ट गो थ्रू देम एक बार. डन. हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा ऐसे. ठीक है, छोटा सा था, प्यारा सा था. आई होप समझ में आएगा. थैंक यू. डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. बाय बाय.